And I know with all conviction, 100%, Rajesh doted on his daughter. I mean, if she doesn't want to study, let her not study for today. I mean, he was the one who was always, it's not possible. और कैसा चल रहा है सब कुछ? मेरा नाम निर्भीक दत्ता है और मैं एक मेंटलिस्ट हूँ। एज अ मेंटलिस्ट मैं एक इल्यूजन क्रिएट करता हूँ ताकि मैं किसी का दिमाग पढ़ सकूँ, और उसके लिए मैं बॉडी लैंग्वेज से लेकर बिहेवियर एनालिसिस के टेक्निक्स यूज़ करता हूँ ताकि मैं किसी के दिमाग को पढ़ने का इल्यूजन क्रिएट कर सकूं। आज हम एक ऐसे मर्डर केस के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को खौफ में डाल दिया था, और वो है आरुषि तलवार का अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री केस। अगर आप इस पूरे केस को डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप देख लेना। जिन लोगों को नहीं पता इस केस के बारे में, मैं वो बताने से पहले मेरे को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। आरुषि एक 13 साल की लड़की जो अपने माता पिता नुपुर और राजेश तलवार के साथ रहती थी। उनके साथ एक 24 आवर्स हाउस सर्वेंट भी रहते थे जिनका नाम था हेमराज। आरुषि का जब मर्डर का पता चलता है तब घर में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, वो थे राजेश तलवार और नुपुर तलवार। उस टाइम उनके जो 24 आवर्स हाउस सर्वेंट थे जिनका नाम था हेमराज, वो गायब थे। और अगले दिन हेमराज की भी बॉडी जो है वो पुलिस को मिलती है इन्हीं के छत पे। इसके बाद पुलिस जो है राजेश तलवार को कस्टडी में ले लेती है ये बोल के कि इन्होंने ही अपनी बेटी और हेमराज का जो है कत्ल किया था। ठीक मर्डर के 8 दिन बाद नुपुर तलवार, आरुषि की मदर, एक इंटरव्यू देती है एक न्यूज चैनल के साथ। आज हम उनके बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उनके बिहेवियर को भी एनालाइज करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही, कहीं कुछ झूठ तो नहीं बोल रही वो हमसे। Sonia, all I can say is that my life has come to an end. Arushi and Rajesh were my life. I lost Arushi 8 days ago in such a brutal way. हमसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो भी हम आंसर करते हैं उससे हमें उस इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आईब्रोज एक ऐसा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है जो नॉन वर्बली हमसे बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। तो आप देख सकते हो जब वो बोलती है इन सच अ ब्रूटल वे तो उनके आईब्रोज जो है ऊपर चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं आईब्रो रेज या आईब्रो फ्लैश। तो हम आईब्रोज को ऊपर 2 रीजंस की वजह से करते हैं। फर्स्ट, जब हम चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक पे एम्फसाइज करें या हम चाहते हैं कि ऑडियंस समझे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीजन, सोशल अप्रूवल, यानी कि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे कनेक्ट कर पाए और हमारी बातों को समझे। तो जब हम किसी को हेलो बोलते हैं तब हमारे आईब्रोज जो है ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले से कनेक्ट करना चाहते हैं वो हेलो बोल के, और उसके रिस्पॉन्स में हम चाहते हैं कि हमें भी सामने से हाई या हेलो मिले। तो हेलो यानी कि हम सामने वाले से कनेक्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारे इस ग्रीटिंग को समझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वो बोलती है इन सच अ ब्रूटल वे तो आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए कैमरा की तरफ देखती है, उनके आईब्रोज जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं और तब वो बोलती है ब्रूटल, यानी कि वो चाहती है कि ऑडियंस ये बात समझे और वो कनेक्ट कर पाए ये बोल के कि प्लीज ऑडियंस आप ये बात समझिए कि मेरी बेटी का ब्रूटली मर्डर हुआ है। मे बी बिकॉज वो चाहती है कि सामने वाले जो हैं उनके साथ सिंपैथाइज कर पाए। और यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस भी बनाता है क्योंकि अभी उनका जो सिचुएशन है बहुत ही खराब है। अभी उनके हस्बैंड जो है कस्टडी में है, तो वो चाहती है कि ऑडियंस ये बात समझे कि आप समझिए प्लीज मेरी बेटी का ब्रूटली मर्डर हुआ है, आप समझिए ये बात, ताकि ऑडियंस उनके साथ सिंपैथाइज कर पाए और उनसे कनेक्ट कर पाए। And I know with all conviction, 100%, Rajesh doted on his daughter. This could. तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। कहीं उन्होंने कोई सच तो नहीं उगल दिया? बट ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो जब हम झूठ बोलते हैं या कोई चीज छुपा रहे होते हैं तो जो सच होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करता है। तो वो झूठ बोलने के दौरान या उस पर्टिकुलर सच को छुपाने के दौरान वो सच सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाता है और हम गलती से कभी कभार ट्रुथ को स्पिल आउट कर देते हैं। ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या बोला यहाँ पे। उन्होंने बोला आई डोंट नो विद ऑल कन्विक्शन 100% राजेश डोटेड ऑन हिज डॉटर। ध्यान देना, उन्होंने बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, विद ऑल कन्विक्शन, मुझे नहीं पता पूरे भरोसे से 100% कि राजेश अपनी बेटी से प्यार करते थे। मतलब आपको ये नहीं पता कन्विक्शन से कि राजेश अपनी बेटी से प्यार करते थे? कहीं ये ट्रुथ तो स्पिल आउट नहीं हो गया? बट अगेन ये सिर्फ एक साइन है डिसेप्शन का, यानी कि झूठ बोलने का। हम कभी एक साइन से कुछ भी नहीं बोल सकते। यहां पे हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं
और मे बी शायद वो कुछ और बोलना चाह रही होगी, मे बी शायद वो बोलना चाह रही होगी आई डोंट नो हु मर्डर्ड माई डॉटर एंड विद ऑल कन्विक्शन 100% राजेश डोटेड ऑन हिज डॉटर। मे बी शायद वो ये बोलना चाह रही होगी। कोई नहीं, हम यहाँ पे उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। याद रखना, कभी भी हम एक साइन से कभी नहीं बोल सकते कि कोई झूठ बोल रहा है या सच। हम जब साइंस को साथ में देखते हैं तब हम बोल सकते हैं कि शायद ये झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ अभी हमें एक ही साइन दिखा है, तो इससे हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान देना, जब उन्होंने बोला राजेश डोटेड ऑन हिज डॉटर, तो आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर सैडनेस दिखता है आपको फेस पे। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ एक रियल सैडनेस कैसा दिखता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत बार फेक कर रहे होते हैं सैडनेस को। तो रियल सैडनेस के वक्त हमारे जो इनर कॉर्नर्स आईब्रोज के वो पास आ जाते हैं, और जो एक्सटीरियर्स है हमारे आईब्रोज के वो ऐसे नीचे आ जाते हैं। तो कुछ यानी कि ऐसा, अब मुझे उंगलियां भी यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि ये फेक करना थोड़ा टफ है, बट कुछ ये पास आ जाता है और ये ऐसे नीचे आ जाता है, तो कुछ ऐसा दिखता है एक रियल सैडनेस। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जब वो अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी तो आप देख सकते हो कि एक सैडनेस आपको दिखता है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा लेटर ऑन। We had so many plans for her. We were planning a holiday on the 15th of June. We had तो यहाँ पे आप देख सकते हो वापस जब वो बोलती है 15 जून के हॉलीडे के बारे में, आप देख सकते हो कि हल्का सा सैडनेस उनके फेस पे आ जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, हम अगेन इस चीज़ पे बाद में आएंगे। we were such a happy family, Sonia. I mean, वी वर सच अ हैप्पी फैमिली सोनिया। इसको हम कहते हैं एक रिज्यूमे बिल्डिंग स्टेटमेंट, और ये बहुत बार हम यूज करते हैं जब हम झूठ बोल रहे होते हैं। तो बहुत बार झूठ बोलते हुए हम अपनी तारीफ करते हैं ताकि सामने वाले को हम पे कोई शक ही ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी कोई कहता है अरे मैं तो बहुत नेक और अच्छा इंसान हूं, मैं तो ये चोरी कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे नेक और अच्छा जो है वो एक रिज्यूमे बिल्डिंग स्टेटमेंट है, यानी कि वो अपनी तारीफ कर रहे हैं ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि अरे ये तो नेक और अच्छा इंसान है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, और उन पे शक ना आए वो चोरी का। बट अगेन मैं याद दिला देता हूं, हम कभी भी एक साइन से ये कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि कोई झूठ बोल रहा है। यानी कि एक रिज्यूमे बिल्डिंग स्टेटमेंट सुन के हम ये नहीं बोल सकते कि ये झूठ बोल रहा है। हम बहुत सारे साइंस जब क्लस्टर्स या साथ में देखते हैं तब हम बोल सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे जब वो बोलती है वी वर सच अ हैप्पी फैमिली सोनिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रही है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि वो झूठ बोल रही है बिकॉज वो रिज्यूमे बिल्डिंग स्टेटमेंट यूज कर रही है, बट वो सिर्फ एक साइन है। एक और चीज आप देख सकते हो, जब वो बोलती है वी वर सच अ हैप्पी फैमिली सोनिया, तब इनका जो हेड है वो ऐसे कर रहा होता है, जो कि नो डिनोट करता है, यानी कि नहीं। तो जब वो बोल रही है वी वर सच अ हैप्पी फैमिली सोनिया, तो वो अपने हेड को शेक करती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो इंडिकेट कर रही है नॉन वर्बली कि हमारी फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हेड शेक सिर्फ एक साइन है, इससे हम इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि वो झूठ बोल रही है। यानी कि हम इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि वो एक अच्छी फैमिली नहीं थी या हैप्पी फैमिली नहीं थी। बट यस, ये एक साइन है जिसको हम कंसिडर करेंगे अपने बॉडी लैंग्वेज के एनालिसिस में। यहाँ पे आप बहुत सारे साइंस एक साथ देख सकते हो, यानी कि क्लस्टर में डिसेप्शन का, यानी कि झूठ बोलने का। जो फर्स्ट साइन था, अगर आपको याद है, वो है एक रिज्यूमे बिल्डिंग स्टेटमेंट, वी वर सच अ हैप्पी फैमिली सोनिया, फर्स्ट साइन। सेकंड साइन हेड शेक, वो जब ऐसे कर रही थी, वो वी वर सच अ हैप्पी फैमिली, तो वो ऐसे कर रही थी, यानी कि वो नो इंडिकेट कर रही थी, सेकंड साइन। थर्ड साइन ट्रुथ स्पिल आउट, जब वो अपने फैमिली के बारे में बात कर रही थी, यानी कि राजेश और उनके डॉटर के रिलेशन के बारे में एक ट्रुथ स्पिल आउट हो गया था, जो कि मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे तीन साइंस है जिससे हम एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि शायद वो झूठ बोल रही है। यहाँ पे काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि मे बी उनकी फैमिली शायद इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी हैप्पी नहीं थी। मे बी राजेश और उनके बेटी के बीच में उतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे, क्योंकि ये तीन साइंस हमें क्लस्टर्स या साथ में दिख रहे हैं। हम आगे भी इनको एनालाइज करेंगे, आगे भी आपको साइंस दिखेंगे। जब वो भी अपने फैमिली के बारे में बात करती है, ऐसे साइंस आपको बहुत क्लियरली दिखेंगे, बट उस पर हम आगे आते हैं। Just described just now what a wonderful family you had. We've heard all the version that a fit of rage and all that. To the Rajesh you knew, was he like that? Could he have done something like this? Rajesh never uttered a word to her. If he ever wanted to say something to her, he would always say, tell her this, tell her that. He would tell me, why do you get annoyed at her? I mean, if she doesn't want to study, let her not study for today. I mean, he was the one who would always, it's not possible. Rajesh never uttered a word.
कहीं ये कोई ट्रुथ स्पिल आउट तो वापस नहीं हो गया? राजेश नेवर अटर्ड अ वर्ड, इसके दो मतलब हो सकते हैं। यानी कि राजेश कभी अपनी बेटी को डांटते नहीं थे, या तो राजेश अपनी बेटी से कभी बात ही नहीं करते थे। चलिए आगे पता लगाते कि इन दोनों में से ज्यादा सच क्या हो सकता है या ज्यादा ट्रू क्या हो सकता है। वो कंटिन्यू करती है ये बोल के कि इफ ही एवर वांटेड टू से समथिंग टू हर, ही वुड ऑलवेज से टेल हर दिस, टेल हर दैट। He would tell me, why you get annoyed at her? I mean, she doesn't want to study, let her not study for today. एक सेकेंड, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? यहाँ पे अगर उन्हें कुछ आरुषि को बोलना भी होता था तो ही यूज टू टेल मी, मतलब वो उन्हीं को बोलते थे, फिर वो आरुषि को बोलती थी। अच्छा, वो अगर अनॉय भी होती थी तो वो उस आरुषि के मदर को ही बोलती थी कि प्लीज़ उन पे अनॉय मत हो। अच्छा, उसको अगर नहीं पढ़ना तो वो आरुषि की मदर को ही बोल रही है कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, उसको मत पढ़ने दो। तो यहाँ पे जितना भी सारा कॉन्वर्सेशन है वो आरुषि के मदर के साथ ही है आरुषि के बारे में। कहीं ये तो नहीं कि वो डायरेक्टली आरुषि से कभी बात ही नहीं करते थे, इसीलिए उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है कि ये तो हमेशा मेरे थ्रू ही बात करते थे। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बोलते हैं इफ़ ही ever wanted to say something to her, he would always tell her this, tell her that. He would tell me, why you get annoyed at her? I mean, she doesn't want to study, let her not study for today. तो ये तो सारा कॉन्वर्सेशन आपके साथ है। अगर आपको हटा दे तो कॉन्वर्सेशन मतलब उनके साथ, अपनी बेटी के साथ तो है ही नहीं। बड़ी सोचने वाली बात है। मे बी शायद बिकॉज ये हो सकता है राजेश नेवर अटर्ड अ वर्ड, यानी कि राजेश अपनी बेटी से बात ही नहीं करते थे। राजेश अपने बेटी से बात ही नहीं करते थे, वो आपके थ्रू बात करते थे, इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट इन है, इसीलिए वो सारी बात जो है वो आपके थ्रू आरुषि को करते थे। मे बी एक ट्रुथ स्पिल आउट हो, कोई ना, ये सिर्फ एक साइन है, हम आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद वो बोलती है ही इज द वन हु वुड ऑलवेज, इट्स नॉट पॉसिबल। एक सेकेंड, ही वॉज द वन हु वुड ऑलवेज व्हाट? ही वॉज द वन हु वुड ऑलवेज क्या? तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीशन ऑफ ए स्टेटमेंट, यानी कि सेंटेंस पूरा ना करना। तो बहुत बार क्या होता है जब हम एक पर्टिकुलर बात कर रहे होते हैं और हम बात को पूरी नहीं करते, इसका मतलब ये है कि हम कोई बात अपने अंदर दबाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि वो बात बाहर आ जाए, इसीलिए हम वो सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं करते ताकि वो बात जो है अपने तक ही रहे और बाहर ना आ जाए। और इसके साथ आप देख सकते हो कि ये जब बोल रही होती है कि ही वॉज द वन हु वुड ऑलवेज, इनके जो शोल्डर्स हैं ये धीरे से ऊपर आते हैं और फिर वो नीचे आ जाते हैं। ये एक शोल्डर श्रग नहीं है। शोल्डर श्रग हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज नहीं पता होता। अरे यार मुझे नहीं पता कहाँ गया वो, हमारे शोल्डर्स ऊपर आ जाते हैं और वो शोल्डर्स तुरंत ऊपर आके तुरंत नीचे आ जाते हैं। मेरे को नहीं पता यार आज का खाना कैसा था, मुझे नहीं पता। तो जब हमें कोई चीज नहीं पता होता, लैक ऑफ नॉलेज, तब हमारा जो है शोल्डर ऊपर आ जाता है और तुरंत नीचे आ जाता है। लेकिन ये एक शोल्डर श्रग नहीं था, ये शोल्डर श्रग से थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे इनके शोल्डर्स ऐसे ऊपर आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और नीचे जाते हैं, ये तुरंत ऊपर आके नीचे नहीं जाता। तो ये शोल्डर्स को टेक्निकली अपने नेक के पास लाती है और फिर नीचे ले जाती है। तो जब हम झूठ बोल रहे होते हैं या कोई चीज छुपा रहे होते हैं, हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेस में आ जाता है। जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है, वो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज, सेंसिटिव एरियाज बॉडी को प्रोटेक्ट करने का कमांड देता है। हमारा जो नेक का एरिया है वो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। यहाँ से अगर बहुत ब्लीडिंग होता है तो इट कैन इवन कॉज डेथ, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो जैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रेस में जाता है तो हमारा बॉडी सिग्नल करता है कि आसपास कोई एक पर्टिकुलर थ्रेट है, तो हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक सिग्नल देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो शोल्डर्स हैं वो ऐसे ऊपर आते हैं ताकि हमारे नेक के रीजन को प्रोटेक्ट करें और फिर वो नीचे जाता है। इसके साथ आप देख सकते हो कि वो अपने लिप को हल्का सा कंप्रेस करते हुए ऐसे लिक करती है। इसको हम कहते हैं लिप कंप्रेशन। लिप को हम कंप्रेस या बंद ऐसे तब करते हैं जब हम नहीं चाहते हमारे अंदर से कोई पर्टिकुलर बात बाहर आ जाए, तब हम लिप्स को ऐसे कंप्रेस करते हैं। इसको छोड़ के इसके साथ एक और चीज़ आप देख सकते हो, लिप लिक। हम लिप्स को लिक तब करते हैं जब अगेन हमारा बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है। हमारा बॉडी जब स्ट्रेस में आता है, हमारे लिप्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ताकि हमारे लिप्स ड्राई ना रहे, हम अपने लिप्स को लिक करते हैं ताकि वो ड्राई ना रहे। तो यहाँ पे जब वो अपने हस्बैंड और अपने बेटी के रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत सारे साइंस ऑफ डिसेप्शन या झूठ बोलने के साइंस दिखे। जो फर्स्ट साइन था वो था एक ट्रुथ स्पिल, यानी कि वो कुछ और बोलना चाह रही थी और गलती से उन्होंने ये रिवील कर दिया कि जितनी भी सारी बातें होती थी वो उनके थ्रू होती थी। ये फर्स्ट साइन है। सेकेंड साइन जो था वो था शोल्डर स्लोली कमिंग अप एंड देन गोइंग डाउन, मतलब धीरे से ऊपर आके नीचे चले जाना, यानी कि हम अपने नेक लाइन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए शोल्डर्स को ऊपर ले जा रहे थे और फिर नीचे आ रहा था। जो थर्ड साइन था वो था फेलियर टू कंप्लीट
द स्टेटमेंट, मतलब वो पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट ही नहीं कर पाए। ही वॉज द वन हु वुड ऑलवेज क्या, यानी कि वो अपने अंदर कोई बात दबा के रखना चाहती है। एक और साइन था, वो था एक लिप लिक। अगेन ये तब करते हैं जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है। और जो लास्ट साइन था वो था एक लिप कंप्रेशन। जब हम अपने लिप्स को कंप्रेस करते हैं, हम कोई बात चाहते नहीं बाहर आ जाए और अपने तक ही हम बात रखना चाहते हैं। याद रखना, हम कभी एक साइन से ये नहीं बोल सकते कि कोई झूठ बोल रहा है। हम जब साइन साथ में देखते हैं तब हम बोल सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है। यानी कि अगर हम सिर्फ देखें एक लिप कंप्रेशन किसी को करते हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। हमें बाकी और सारे साइंस भी देखने पड़ेंगे ताकि हम कंक्लूजन पे आ पाए कि झूठ बोल रहा है। तो ये सारे साइंस देख के हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उनके हस्बैंड और उनके बेटी के बीच में शायद रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। Lot of people around know him, and it's unimaginable. One of the most gentle souls ever. तो जब यहाँ पे वो बोलती है वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सोल्स एवर, तो ये एक रिज्यूमे बिल्डिंग स्टेटमेंट है। बट हमें सिर्फ एक ही साइन दिख रहा है झूठ बोलने का। तो इससे हम अगेन मैं ये बताना चाह रहा था कि सिर्फ एक रिज्यूमे बिल्डिंग स्टेटमेंट से देख के हम इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि वो झूठ बोल रही है। Sonia, I was there with Arushi. I was the one who got her home. We were together. We ate dinner as a family. We talked as a family. We watched television as a family, and we went to sleep. I mean, just like any family, like any other household. तो यहाँ पे आप दो बड़े इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हो। फर्स्ट, एम्बिगुअस सोशल प्रूफ। ये हम तब करते हैं जब हम चीज़ों को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि मैं 6 घंटा फ़ोन यूज़ करता हूँ जैसे कि कोई और करता है, तो यहाँ पे ये 6 घंटा फ़ोन यूजेज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने इस 6 घंटा फ़ोन यूजेज को कंपेयर कर रहे हैं किसी और पर्सन के 6 घंटे के फ़ोन यूजेज से। तो वो ये बोल रहे हैं कि अरे मैं तो 6 घंटा फ़ोन यूज़ करता हूँ जैसे कि कोई और करता है, कोई और भी हर कोई 6 घंटा फ़ोन यूज़ करता है तो मैं भी करता हूँ। तो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये 6 घंटा फोन यूजेज को। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार अपने आप को या अपने लाइफ को बहुत सारे लोगों के लाइफ के साथ सिमिलर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला हमारे से कनेक्ट कर सके और समझ पाए कि अरे सब कुछ नॉर्मल है। तो यहाँ पे जब वो बोलती है लाइक एनी अदर फैमिली, लाइक एनी अदर हाउस होल्ड, तो वो ये बताना चाह रही है कि अरे मेरी फैमिली भी एकदम नॉर्मल है, आपकी फैमिली की तरह एकदम नॉर्मल हाउस होल्ड है। ऑब्वियसली बिल्कुल यहाँ पे सेंस भी बनाता है कि वो ये बात इसीलिए बताना चाह रही है ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर पाए और समझ पाए कि अरे इनकी फैमिली तो नॉर्मल है, क्योंकि अगेन उनकी फैमिली एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, अभी जिस कंडीशन में है वो नॉर्मल नहीं है। और ये हम तब करते हैं कि अगेन हम चाहते हैं कि लोग हमसे कनेक्ट कर पाए, हम हमारी बात समझ पाए, हमारे साथ सिंपैथाइज कर पाए कि अरे मेरी फैमिली तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आपकी फैमिली की तरह। और यहाँ पे उनको सिंपैथी की बहुत नीड भी है कंसीडरिंग कि उनकी अभी सिचुएशन क्या है। तो जो सेकंड साइन है वो है एक साइन ऑफ कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे जब वो बोलती है जस्ट लाइक एनी अदर फैमिली, जस्ट लाइक एनी फैमिली, तो उनका जो एक लिप का कॉर्नर है वो ऐसे ऊपर चला जाता है। इसको हम कहते हैं साइन ऑफ कंटेम्प्ट, जब हमारा एक साइड का लिप ऊपर चला जाता है। ये हम तब करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ को नीचा देख रहे होते हैं या एक खराब तरीके से देख रहे होते हैं। उनका फैमिली में भी इतना नॉर्मल था ही नहीं, इसीलिए क्योंकि उनका फैमिली नॉर्मल था नहीं तो वो इस पर्टिकुलर चीज़ को खराब तरीके से देख रही है कि अरे मेरी फैमिली तो इतनी नॉर्मल थी नहीं। सेकंड रीज़न जो इसका हो सकता है कि उनके फैमिली पे अभी बहुत एलिगेशंस लगे, तो वो इस पर्टिकुलर एलिगेशंस जितने भी उनको लगे उनको ये खराब तरीके से देख रही है, खराब वे में देख रही है और उनको नीचा देख रही है। तो मैं यहाँ पे कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकता कि कौन सा मतलब ठीक है, क्योंकि अगेन सिर्फ एक साइन से हम कुछ भी नहीं पता लगा सकते, हम बहुत सारे साइंस देख के कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आ सकते हैं। Reliving that, talking to people, talking to your family members, what do you think actually happened? The fact is, Sonia, I have no idea. I initially, moment I woke up and I figured this had happened, I obviously thought it was the servant. I mean, that's the first thing that's going to come to your mind. One day later, when the body is discovered, the police start looking here and there. Then the only thing that comes to my mind is probably some kind of an enmity that the servant had. You know, I mean, it could be anything. Arushi must have been just a witness to something happening in the house. I mean, how do I know? How does she know? She can't answer that anymore. ये बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है नहीं इतना, बट इनके आंसर का कोई लॉजिक नहीं है। ध्यान से सुनिए इन्होंने क्या बोला है। तो यहाँ पे ये कहती है कि जब उन्हें फर्स्ट पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो जो फर्स्ट डाउट इनका गया वो हेमराज पे गया, यानी कि इनके सर्वेंट पे। तो उसके बाद वो ये कहती है कि एक दिन बाद जब हेमराज की बॉडी मिलती है तो उनके दिमाग में ये आता है कि हेमराज की कोई दुश्मनी थी।
बट अगर हेमराज की बॉडी मिली है तो इससे ये इस कंक्लूजन पे कैसे आ सकती है कि उनकी कोई दुश्मनी थी? उनकी तो मतलब बॉडी मिली है, तो वो इस कंक्लूजन पे कैसे आ सकती है कि उनकी कोई दुश्मनी थी? कोई सेंस ही नहीं बनाता इस बात का। पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आया, अगर आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या समझ आता है आपको इससे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इससे। उसके बाद वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन बोलती है, हाउ डू आई नो, ना ही मुझे कुछ पता है, हाउ डज शी नो, ना ही आरुषि को कुछ पता है, शी कांट आंसर दैट एनी मोर, आरुषि आंसर नहीं कर सकती ये चीज़। बट आरुषि आंसर करती क्या? आप ही ने तो बोला कि आरुषि को कुछ नहीं पता। हाउ डू आई नो, हाउ डज शी नो, यानी कि आरुषि को कुछ नहीं पता, बट वो आंसर करती क्या अगर उनको कुछ पता ही नहीं है? तो अगेन ये बहुत लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनाता। बट अगेन कमेंट्स में ज़रूर मेरे को बताना आपको क्या लगता है, इसका क्या मतलब है। All these theories you've heard that Arushi and Hemraj were close and that's why Rajesh got enraged. Describe to us your family. What was the Hemraj was a servant whom I had trusted. He was about 45 years old, grey guy whose hair are turning grey. He has a grandson. He has his own children, an elderly kind of a person in the house. I never had any problems with Hemraj whatsoever. In fact, the day on Thursday when we had lunch together, Arushi had palak paneer, the first time in her life. It's a fact, Sonia. And he said, and I remember him saying, दीदी आज आरुषि ने पालक पनीर खाया, कितनी अच्छी बात है. Every day she's eating pizzas from outside. I'm so happy that she's eating palak paneer. You know, that is the kind of thing that they had. He always cared for her. He did care for her in whatever way he could. I mean. तो यहाँ पे आप बहुत सारे साइंस देख सकते हो झूठ बोलने का, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक एक साइन आपको ढंग से एक्सप्लेन करूं। तो मैंने आपको बोला था कि हम जिस तरह से क्वेश्चन को आंसर करते हैं वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। तो सबसे पहले उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, ऑल दीज थियरीज यू हैव हर्ड दैट आरुषि एंड हेमराज वर क्लोज, दैट इज व्हाई राजेश गॉट एनरेज्ड, ये जो क्वेश्चन पूछा, इसके रिस्पॉन्स में वो बड़ी एक अजीब सी चीज करती है। यहाँ पे वो बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स देती है हेमराज के बारे में, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है। उन्होंने पूछा भी नहीं इसके बारे में। उन्होंने तो ऐसा नहीं पूछा कि आप प्लीज हेमराज के बारे में बताइए। उन्होंने पूछा कि कहीं हेमराज और आरुषि के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा था जिसके बारे में राजेश को कुछ पता चल गया था। ये क्वेश्चन था। वो अचानक बोलने लगती है, हेमराज वॉज अ सर्वेंट whom I had trusted. He was about 45 years old, whose hair was turning grey, and he has his own children, an elderly kind of person. बट ये डिटेल्स आप देख ही रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 45 इयर्स के हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं हम ओवरली स्पेसिफिक आंसर। तो यहाँ पे जो चीज़ पूछा गया, उस चीज़ों के डिटेल्स देने के बजाय हम उन चीज़ों के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम झूठ बोल रहे होते हैं और हम जब ऐसे डिटेल्स देते हैं जो कि नेसेसरी नहीं होते, तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि जब हम कोई भी ऐसे पर्टिकुलर डिटेल्स दे रहे होते हैं तो हम खुल के बात कर रहे हैं। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हम बहुत खुल के बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे डिटेल्स दे रहे हैं, यानी कि हम कुछ छुपा नहीं रहे। बट अगेन ये जो डिटेल्स वो दे रहे हैं वो इस क्वेश्चन के साथ रेलेवेंट ही नहीं है। तो ये बहुत अजीब है। ये याद रखना कि ये बहुत ओवरली स्पेसिफिक डिटेल्स दे रही हैं जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। इसको छोड़ के आप देख सकते हो कि जब वो हेमराज के बारे में पूरे टाइम डिस्क्राइब कर रही थी, आपको फिर से वो साइन ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि एक लिप ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके दो पॉसिबल थियरीज है कि वो ऑब्वियसली वो उनको नीचे वे में देखती है, बहुत खराब वे में देखती है। बट वो किस वजह से उनको खराब वे में देखती है हेमराज को, इसके दो थियरीज है मेरे हिसाब से। जो फर्स्ट रीज़न है, मुझे लगता है कि उनको ये पता था कि उनके बेटी आरुषि और हेमराज के बीच में कुछ चल रहा था, उनके बीच में कोई क्लोजनेस थी। ये फर्स्ट रीज़न है, इसकी वजह से वो उनको हेमराज को एक खराब वे में देखती है और एक नीचा वे में देखती है। तो सेकंड रीज़न है जो मुझे लगता है वो ये है कि वो उनको इस खराब वे में इसीलिए देख रही है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेटी के डेथ के पीछे हेमराज का कोई हाथ था। तो ये दो थियरीज को अपने दिमाग में रखना, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ही पता नहीं अचानक पालक पनीर का ये टॉपिक कहाँ से आया। पालक पनीर पूछा भी नहीं है तो, और पालक पनीर पे इतना डिटेल कि पालक पनीर खाया, आरुषि को बहुत अच्छा लगा, वो पिज्ज़ा खाती थी, पालक पनीर। अगेन ओवरली स्पेसिफिक
आंसर या ओवरली स्पेसिफिक डिटेल्स। यहाँ पे हमें 3 ऐसे साइंस देखने को मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो आरुषि और हेमराज के बीच में क्या एग्जैक्टली था वो छुपा के रखना चाहती है, एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं देना चाहती। जो फर्स्ट साइन है वो है ओवरली स्पेसिफिक डिटेल्स उन चीजों पे जो कि रेलेवेंट ही नहीं है। जो सेकंड चीज है वो ये है कि जब वो हेमराज के बारे में बात कर रहे थे, उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, साइन ऑफ कंटेम्प्ट, वो उनको खराब वे में देख रहे थे। और जो थर्ड साइन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपने भी नोटिस किया होगा, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया। जो क्वेश्चन था मैं आपको वापस याद दिला देता हूं। क्वेश्चन था वो ये ऐसा कुछ था कि ऑल दीज थियरीज दैट वी हैव हर्ड दैट आरुषि एंड हेमराज वर क्लोज, दैट इज व्हाई राजेश गॉट एनरेज्ड। कहां आंसर इसका? मुझे तो नहीं दिख रहा। आपने एग्जैक्टली बताया ही नहीं कि आरुषि और हेमराज के बीच में क्लोजनेस था नहीं था, मतलब आपने बताया नहीं। प्लस आपने ये भी नहीं बताया कि राजेश गॉट एनरेज मतलब वो गुस्से में आए भी थे नहीं आए थे, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं था। एग्जैक्ट आंसर देने के बजाय आप यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट, आप बात कर रहे हो पालक पनीर के बारे में, आप बात कर रहे हो हेमराज अपने सर्वेंट के बारे में इतना डिटेल दिया, उनके बालों के बारे में, पालक पनीर के बारे में कि वो पिज्ज़ा नहीं खाना चाहती थी, पालक पनीर, जो कि रेलेवेंट ही नहीं है। All this twisted thing that somehow that he was maybe perhaps a father figure because she wasn't close to Rajesh. Is that true at all? It is not true at all. I knew everything about Arushi. Rajesh knew everything about Arushi. Everything she had in school, or the things her friends were going through in school, what normal teenagers go through, is something she spoke to both of us about. In fact, there are times when he probably knew a lot of things, you know, and which he would say, today I spoke to Papa and we talked about this, and it is not possible, Sonia. It is just not possible. तो यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कि वो बहुत ओवरली स्पेसिफिक डिटेल्स दे रही है जो रेलेवेंट ही नहीं है। आरुषि के स्कूल में क्या चल रहा था, आरुषि के दोस्तों के लाइफ में क्या चल रहा था, I mean, ये तो पूछा ही नहीं। मतलब ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने लग गई फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो रेलेवेंट ही नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे जब वो बोलती है शी वुड से आई स्पोक टू पापा एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस, इस पर्टिकुलर लाइन में इनका जो आई का ब्लिंक रेट है वो बहुत तेज हो जाता है। इसको हम कहते हैं आई फ्लटर। हमारा आई का ब्लिंक रेट तब तेज होता है जब हमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। तो जब हम बहुत बार झूठ बोल रहे होते हैं तो हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में प्रोसेस करना होता है। देखिए, सच बोलने में हमें कुछ चीज़ें प्रोसेस नहीं करनी होती, हमें सीधा सीधा जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो सीधा सीधा बोलना होता है। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं करना। लेकिन जब हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना होता है, यानी कि झूठ बोलते वक्त हमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना होता है, तब हमारे ब्लिंक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब वो बोलती है शी वुड से आई स्पोक टू पापा, उनका ब्लिंक रेट तेज हो जाता है, यानी कि वो कभी अपने फादर से बात ही नहीं करती थी। यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी है कि वो मे भी शायद अपने फादर से कभी बात ही नहीं करती थी। और जब उन्होंने बोला आई स्पोक टू पापा, मतलब व्हेन शी सेड व्हेन शी वुड से विच शी वुड से आई स्पोक टू पापा, उनका आई फ्लटर बढ़ जाता है इसीलिए क्योंकि वो कभी मे भी शायद बात ही नहीं करती थी अपने फादर से, और यहाँ पे वो झूठ बोल रही है इस चीज़ को लेके और इनका ब्लिंक रेट बहुत तेज हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे उन्होंने बोला एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस, जैसे उन्होंने ये लाइन बोला तुरंत वो चली गई अपने उसी लाइन पे, इट्स नॉट पॉसिबल। याद है वो लाइन? I mean, he was the one who would always, it's not possible. ये वही लाइन है जो वो यूज करती है जब उनके पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि वो जब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रही थी कि शी वुड से आई स्पोक टू दिस एंड, और फिर तुरंत वो चली गई, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे उनका ब्लिंक रेट बढ़ा क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो क्या बोले, क्योंकि अगेन वो यहाँ पे मे भी शायद एक झूठ कंस्ट्रक्ट कर रही थी या एक झूठ बना रही थी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा था, तो उनको दिक्कत हो रही थी वो इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस करने में क्योंकि उनको एक झूठ बनाना पड़ रहा था। इसीलिए वो तुरंत उन्होंने वो लाइन ज़्यादा उस पर एम्फेसिस भी नहीं डाला और उन्होंने बोला एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस, इट्स नॉट पॉसिबल। तुरंत वो चली गई इट्स नॉट पॉसिबल वाले लाइन पे, ब्लिंक रेट इंक्रीज होते हुए। इससे हमें ये पता लगता है कि अगेन एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वो एक झूठ बोल रही है और उनकी बेटी की उनके पापा से कभी बात ही नहीं होती थी। तो इस पूरे इंटरव्यू से अगर हम इनका बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को एनालाइज करें तो हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि उनके फादर, आरुषि के फादर और आरुषि के बीच में शायद चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, शायद चीज़ें ठीक नहीं थी, उनके बीच में शायद बातचीत भी नहीं होती थी। और यहाँ पे वो आरुषि और हेमराज के बीच के रिलेशन पे ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं देती है।
जब उनसे पूछा जाता है तो वो बड़ी अजीब बातें करने लगती है, पालक पनीर वाली बात जो कि सेंस भी नहीं बनाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो बट अगेन मे बी शायद उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी आरुषि और हेमराज के बीच में जो वो नहीं चाहती थी वो डिस्क्लोज करे कैमरा के सामने। तो इस पूरे इंटरव्यू में जो मेरे को सबसे बड़ी अजीब चीज़ लगी, जो कि बहुत लोगों ने नोटिस भी किया है, कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान वो जब भी अपने बेटी के बारे में बात कर रही थी उनके फेस पे कभी सैडनेस ही नहीं था। इनफैक्ट जब उन्होंने बोला आई डिड नॉट गेट अ चांस टू लुक एट हर पिक्चर इन लास्ट 8 days, I mean, and I haven't got a moment to sit with her and even talk to her or even look at her picture in the last 8 days. I just haven't done that. And things are just have just got. कोई सैडनेस ही नहीं है, जो कि बहुत अजीब बात है। उसके बाद जब वो बात करी थी इन मेमोरी ऑफ योर डॉटर, What would you like just to say to the millions of viewers who are watching this? What would you like to say in memory of your daughter? All I can say is that Arushi has been taken away at the hands of some animal. जब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बात कर रही थी कोई सैडनेस नहीं है। बट अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था याद रखने को कि उनके सैडनेस कब कब स्पॉट हुए थे, तो आपको याद होगा जब उन्होंने बोला था राजेश डोटेड ऑन हिज डॉटर, जब वो राजेश के बारे में बात कर रही थी, अगेन वो सैडनेस दिखा था। जब वो 15 जून के हॉलीडे के बारे में बात कर रही थी फिर से सैडनेस दिखा। तो यहाँ पे जब भी वो अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी तो सैडनेस दिख रहा था, बट जब बेटी के बारे में बात कर रही थी कोई सैडनेस का साइन नहीं था। आपके थॉट्स क्या हैं इस पे मेरे कमेंट्स में अगेन ज़रूर बताना, और प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये एनालिसिस बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज का कैसा लगा। मे बी शायद आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।